मैंने किसी को सुना, उसने कहा कि मुझे ये काम करना है तो करना है, इसके लिए मोटिवेशन की क्या जरूरत। और ही इज देखिए, वेरी सक्सेसफुल पर्सन। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि कोई एक बंदा स्टेज पे या कहीं पे बैठ के या वीडियो रिकॉर्ड करके कुछ कथाबाजी करे तो वही लोग मोटिवेट होंगे, ऐसे थोड़ी होता है। जैसे नरेंद्र मोदी है, बाबा रामदेव है, इसको किसने मोटिवेट किया? वो कौन सी कथा सुन के जिंदगी में कुछ भी काम करने के लिए डू और डोंट्स ऐसा होता नहीं है। आपको जो भी करना होगा वो आतंकवादी वाली एनर्जी से करना होगा। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं, जमाना एडवाइस से चलना चाहता है, एडवाइस कोई लेता नहीं है, देता सब है। आप ये पॉडकास्ट के लिए रुकोगे, मुझे कुछ भी बहाना मारोगे और उसको निकालने का जुगाड़ करने लग जाओगे। आप बोलेंगे कि भाई आप सबको लिसनर मोड में रहना है, लेकिन रहेंगे नहीं लोग, क्योंकि लोग 80 बिलियन न्यूरॉन्स के बने हुए पिक्चर ड्रिवन होते हैं। तो पिक्चर तो बना नहीं है, तो कैसे लिसनिंग मोड में होगा? तो होगा नहीं। कुछ भी नहीं है, पूरा जंगल जैसा है और वहां पे सोने के कई सारे बड़े बड़े पोर्ट जमीन पे है। संसार की सबसे पावरफुल अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो जाए। अगर आप डायरेक्टली फुल टाइमर आओगे, कुछ मानोगे नहीं, सुनोगे नहीं, अपलाइन की मानोगे नहीं, सिस्टम अपनी मर्जी से चलाओगे, 6 महीने साल भर में बंटाधार करोगे और फिर इंडस्ट्री को गाली दोगे। दोस्तों नमस्कार, मैं पुष्कर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे साथ में है जितेश गाडिया सर। ही इज बिलोंग फ्रॉम अहमदाबाद। ही इज मोटिवेशनल ट्रेनर एंड वेरी रिनॉन्ड ट्रेनर एक्चुअली। आज मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है पुष्कर मिश्रा शो में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपके साथ आज की बातचीत बहुत ही शानदार होने वाली है, बिल्कुल आपके जैसी। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप मोटिवेशनल ट्रेनर हैं, मैं देखता हूँ आपके जहाँ पे नाम आपने मेंशन किया होता है वहाँ पे आपने मेंशन किया मोटिवेशनल ट्रेनर। मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि वाई मोटिवेशन? मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है लोगों के लिए? पहला बात तो मैंने मेंशन किया है मोटिवेशनल स्पीकर। उसका रीज़न है कि डिजिटल युग में आप कोई प्लेटफॉर्म पे अपनी आइडेंटिटी जब बनाते हो तो वहाँ कुछ लिमिटेड ऑप्शंस है। तो मेरा सेगमेंट का वहाँ कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मेरा काम है सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, ना कि बाहरी हवा देना। एज ए मोटिवेटर आपको कौन सी ऐसी चीज़ लगती है आपके अंदर की, ऐसी कौन सी बात है जो लोगों को मोटिवेट करती है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब भी मोटिवेशन आएगा ना, वो कहीं ना कहीं नेचुरल इंस्पिरेशन से आना चाहिए। वो मोटिवेशन वो सामने वाले को इम्पैक्ट देता है। तो जब भी आपकी लाइफ में मोटिवेशन ऑलवेज अचीव्ड लोग देंगे, वो नेचुरली होगा। किताबों से आप मोटिवेट करोगे, किताबों से कुछ पढ़ के ज्ञान बांटोगे, उससे कोई मोटिवेट नहीं होगा। और इसीलिए मैं बोल रहा था कि मेरे पीछे मैं लिखाता हूँ आउटकम मास्टरी कोच। मोटिवेशनल स्पीकर में इसलिए लिखना पड़ रहा है या बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है कि डिजिटल युग में हमारे लिए वही एक ऑप्शन छोड़ा है। वरना मैं एक्चुअली मैं एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ और मैं ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर काम करता हूँ। तो बाहरी कोई भी हवाबाजी से कोई मोटिवेट नहीं हो सकता। आपको नेचुरली इंटरनली परमानेंट सॉल्यूशन देना पड़ेगा। उसी को मैं बाहरी वर्ड के हिसाब से मोटिवेशन बोलूंगा। आपको कौन सी ऐसी चीज है जो मोटिवेट करती है? देखिए, किसी को भी मोटिवेट क्या करेगा, किसी को भी मोटिवेट क्या करेगा? आप जिस चीज से बिलोंग करते हो, आप वो नेचुरली वो चीज आपको खींचेगी। जैसे मैं हूं, मेरे लिए अब ये की चीज है कि भाई मैं जिस चीज को पाया, आज से कुछ साल पहले मेरे पास ऐसे साइंस आए जो ह्यूमन बिहेवियर को बिल्कुल ही 365 घुमा सकते हैं। और उसके बाद मेरा जो मोटिवेशन बना लाइफ का वो है, और ये अप टू लास्ट ब्रेथ रहने वाला है, वो है 12 साल के ऊपर के हर इंसान को मेंटल लेवल के पे इतना रिसोर्सफुल बनाना कि वो चीज़ों को अपने आप कर ले। क्या वो यूएसपी है, बताना चाहेंगे? बिल्कुल, यूएसपी ये है कि हम कुछ भी गैजेट खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं तो उसके पास बुकलेट है, आप बाइक खरीदोगे तो उसका भी कोई बुकलेट है, आप कोई भी कुछ भी खरीदो उसका एक बुकलेट है, मैनुअल है। इस ह्यूमन बॉडी का मैनुअल क्या है?
इस ह्यूमन बॉडी को कैसे बेस्ट आउटपुट निकलेगा, उसका मैन्युअल है। उसी साइंस का नाम है NLP साइंस, जो हमारे 80 बिलियन न्यूरॉन्स के ऊपर काम करता है। और ये ह्यूमन बिहेवियर है, हमारा बॉडी है, वो 80 बिलियन न्यूरॉन्स में बने पिक्चरों के कारण काम करता है। उसके साथ जैसे पिक्चर रिलेट करेंगे वो बिहेवियर अपने आप होगा। एक मोटिवेटर का क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए? मोटिवेटर का थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि वो सामने वाले को कैसे नेचुरली एम्पावर करेगा। आप कैसे करते हैं? वही तो मैं उसकी पिक्चर बदलता हूँ। 80 बिलियन न्यूरॉन्स में पिक्चर बदलो अपने आप। सपोज आपको मुझे मोटिवेट करना हो तो कैसे मुझे मोटिवेट करेंगे? सपोज मुझे आप जानते भी नहीं हैं, मेरे बारे में भी आपको कुछ नहीं पता और मैं आपकी ट्रेनिंग में आपके सामने बैठा हूँ, जी। तो क्या आप क्या ह्यूमन साइकोलॉजी जिसकी बात आपने की, क्या रीड करेंगे? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। सुनाइए। अमेरिका में एक छोटा सा बच्चा 5-7 साल का, वो अपनी स्कूल बैग में चाकू लेके घूमता था। उनकी माँ जो सिंगल मदर थी, उन्हें मालूम पड़ा, वो एकदम से टेंशन में आ गई कि इसका क्या उपाय करूं। थोड़ी समझदार थी, 1 दिन 2 दिन समय लिया और समय लेके एक दिन बच्चे को बिठाया और बिठा के पूछने लगे कि बेटा, हमारी जो सोसाइटी है उसमें जो सबसे कॉर्नर वाला बंगलो है वो तुम्हें कैसा लगता है? बोला, माँ ये तो कमाल का बंगलो है। बोला, वहाँ गाड़ियाँ? बोला, वहाँ तो मर्सिडीज भी है, ऑडी भी है, BMW है, बहुत सॉलिड है। बोला, तुम्हें पसंद है? बोला, माँ बहुत पसंद है। बोला, बेटा तुम्हें मालूम है वो बंगले के मालिक के पास ये बंगला और ये गाड़ी कहाँ से आया? बोला, ना माँ नहीं मालूम। बोला, वो अपनी बैग में चाकू लेके घूमता है। अब छोटा बच्चा, उसको कहाँ मालूम है। वो एकदम से बोला, माँ रुक जा, 1 मिनट रुक जा। वो अपने घर में गया, स्कूल बैग लाया, बैग में से चाकू निकाला और माँ को बताने लगा, देख माँ मेरे पास भी चाकू है। माँ को तो पहले से मालूम था। तो माँ ने बोला, बेटा क्या बात है, तेरे पास चाकू है, मजा आ गया। लेकिन बेटा तूने चाकू का ट्रेनिंग नहीं लिया ना। बोला, माँ का चाकू का क्या ट्रेनिंग होता है? बोला, होता है। बोला, कैसे बताओ? बोला, ये बंगले का जो मालिक है ना, वो जब, ये अमेरिका की सच्ची घटना है, मैं उसको इंडियन बना के बता रहा हूँ ताकि ऑडियंस के लिए, आपके लिए समझना और आसान हो जाए। तो माँ ने बताया कि वो जो बंगले का मालिक है ना, जब प्राइमरी में था बहुत शानदार पढ़ाई करी, हाई स्कूल में आया वहाँ पे भी बहुत शानदार पढ़ाई करी, वो MBBS में एडमिशन लिया, वहाँ पे भी बहुत शानदार पढ़ाई करी, MS में एडमिशन लिया, MS ख़त्म किया, आज वो बहुत बड़ा सर्जन बना है, लोगों को टेबल पे लिटाता है, बैग में से चाकू निकालता है, काटता है, रिपेयर करता है, करोड़ रुपया कमाता है। बोला, माँ फिर तो मैं भी ट्रेनिंग लूंगा चाकू की। बोला, बिल्कुल लेनी चाहिए बेटा। एक काम कर, तो ये चाकू मुझे दे दे, मैं इसको संभाल के कपबोर्ड में रख देती हूँ, जब तेरा ट्रेनिंग खत्म हो जाए तो चाकू वापस ले लेना। बच्चे ने चाकू दे दिया होगा सर। आई थिंक यह है ह्यूमन बॉडी का बिहेवियर पैटर्न का तरीका। इस स्टोरी में क्या हुआ था? इस स्टोरी में था उस बच्चे का चाकू के प्रति जो लगाव था, उस लगाव की जगह पे 80 बिलियन न्यूरॉन्स में चाकू का पिक्चर था, उसकी जगह पे बंगलो और गाड़ी का पिक्चर रिप्लेस हो गया, बिहेवियर पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया। अच्छा, ये जो बातें होती हैं ना, जैसे सपोज मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे मैंने किसी को सुना, उसने कहा कि मुझे ये काम करना है तो करना है, इसके लिए मोटिवेशन की क्या जरूरत? और ही इज वेरी सक्सेसफुल पर्सन। देखिए, कोई जरूरी थोड़ी है कि कोई एक बंदा स्टेज पे या कहीं पे बैठ के या वीडियो रिकॉर्ड करके कुछ कथाबाजी करे तो ही लोग मोटिवेट होंगे, ऐसे थोड़ी होता है। मोटिवेशन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? मोटिवेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे नरेंद्र मोदी है, बाबा रामदेव है, इसको किसने मोटिवेट किया? वो कौन सी कथा सुन के उन्होंने उनको मोटिवेट की? जैसे बाबा रामदेव को मोटिवेट किया आयुर्वेद की ताकत ने, योग की ताकत ने। उसको उसकी प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन गुरुकुल परंपरा में हुई। उस दौरान उसने समझा कि यार आयुर्वेदा की क्या ताकत है, योग की क्या ताकत है, इसको मैं जन जन तक पहुंचाऊं तो पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। और वही चीज ने उसका मोटिवेशन पॉइंट बन गई। नरेंद्र मोदी का मोटिवेशन पॉइंट क्या था? उनको लगा यार भारत में
एक साधारण से साधारण इंसान सत्ता पे पहुंच सकता है। अगर मैं भी प्रयास करूं और पहुंच जाऊं तो मैं कितने लोगों का क्या कर सकता हूं, बस वही चीज उसको मोटिवेट करके। तो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी कि कोई कथाबाजी से कोई मोटिवेट होगा। अगर कोई गोल, उसका एम उसके दिमाग में एक क्लियर हो जाए तो वो सेल्फ मोटिवेटेड हो सकता है। सीधी बात है सर, मनुष्य का शरीर 80 बिलियन न्यूरॉन्स में बने पिक्चर से ड्रिवन है। उसमें जैसा पिक्चर बन गया, जैसे आप कोई शराब पीने वाले को आप पूछोगे तो क्या बताएगा, यार ये मनुष्य का जीवन कितने साल बाद मिला है। अब इस समय में मैं शराब नहीं पीऊंगा, मजे नहीं करूंगा तो कब करूंगा? क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके 80 बिलियन न्यूरॉन्स में पिक्चर उस प्रकार का बन गया। लेकिन एक और इंसान होगा मेरे जैसा, उसको आप बोलेंगे तो वो बोलेगा, यार मनुष्य का जीवन कई जन्मों के बाद मिलता है, इसमें मैं शराब पी के इसको खत्म थोड़ी करूंगा, इसमें तो प्रभु प्राप्ति करूंगा। तो वो दोनों का बिहेवियर का पैटर्न कहाँ बना? बने हुए न्यूरॉन्स में बने पिक्चर से उसका बिहेवियर बना। तो थॉट प्रोसेस कहाँ से आया? वो जो पिक्चर बना वहां से आया। पिक्चर बना। तो आप जब ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो वही पिक्चर बनाने मैं का मैं प्रयास मैं करते हैं। मैं कभी भी किसी को मोटिवेट करने का प्रयास ही नहीं करता हूं। मैं हमेशा ऑलवेज प्रयास करता हूं कि हर एक इंसान का 80 बिलियन न्यूरॉन्स में पिक्चर उस लेवल का सकारात्मक बन जाए कि वहां से उसका जीवन पूरा टर्न हो जाए और वो नेचुरल होगा, ऑटोमेटेड होगा, परमानेंट होगा। ये जुम्मा 4 दिन वाली बातें नहीं होगी। ग्रेट। आप बहुत सारी कंपनीज की ट्रेनिंग करते हैं। जी सर, 1700 से ज्यादा कॉर्पोरेट के साथ मेरा भारत और दुनिया के 12 कंट्रीज में काम है। नेशनल, मल्टीनेशनल सभी कंपनियों की ट्रेनिंग आपने की। सभी कंपनी। इवन जैसा भी आप बता रहे थे कि अभी यहाँ से आपको पटना जाना है। यस सर। कल तो जो एरिया आप जाते हैं, एक बड़े शहर में है, जैसे आप अहमदाबाद से बिलोंग कर रहे हैं, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, एक 2 टायर सिटीज़ हैं, एक 3 टायर सिटीज़ हैं। वहाँ के लोगों में और मेट्रोज के लोगों में क्या डिफरेंस पाते हैं? मैंने कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं पाया सर। भारत के हर भूमि भाग में मैं गया हूँ। सो कॉल्ड, जिसको पब्लिकली कोई थोड़ा रॉन्ग लेबल लगा के किसी एरिया को लोग समझते हैं, या कोई किसी को अप्रिशिएट वाला, लेकिन उस एरिया में भी मैंने तो लोग सही पाए। और मैंने हर जगह पे अच्छे लोग पाए। बुरे लोग तो 2-5% हर जगह पे रहेंगे, लेकिन हर जगह पे लोग बहुत शानदार हैं। क्या थॉट प्रोसेस में क्या डिफरेंस पाते हैं? देखिए, थॉट प्रोसेस में मेरे हिसाब से सराउंडिंग का बहुत बड़ा रोल तो है, उसमें तो मानना पड़ेगा। जैसे मैं ज़िंदगी में कभी सिगरेट नहीं पिया, तंबाकू नहीं खाया, शराब नहीं पी, तो मैं जिस सराउंडिंग में रहा था उसका एक इम्पेक्ट है। इसमें मेरा कोई ज़्यादा रोल नहीं हो सकता, सराउंडिंग का बड़ा रोल है। तो आप जिस एरिया में जाओगे वहाँ का सराउंडिंग का एक डिफरेंट इफेक्ट तो होगा। नहीं, तो सराउंडिंग में जो लोग होते हैं वो जबरदस्ती थोड़ा पिलाते हैं। ये तो आपके अंदर की भी इच्छा होती है कि आप पिए। देखिए, जबरदस्ती आपके अंदर नहीं हुई। जबरदस्ती तो कोई कुछ नहीं करता सर। लेकिन क्या होता है, एक उम्र होती है, उस उम्र में आपकी समझ का लेवल उतना लोअर लेवल पे होता है। तो उस लोअर लेवल पे जब आपकी समझ है, उस समय कुछ भी जल्दी से इम्प्लांट हो सकता है। अगर उस समय सराउंडिंग ठीक है तो वो आपके सपोर्ट में आ जाएगा। इनिशियल एज 12-15 साल। एग्जैक्टली है ना? तो वो अगर वो सपोर्टिव नहीं हुआ तो कुछ डैमेज भी हो सकता है। देखिए, जो लोग हैं, मेरा जो आपसे कंसर्न था जानने का कि एक एजुकेशन बैकग्राउंड होता है एक इंसान का, और जब बड़े शहर में रहता है इंसान तो उसकी ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं, और छोटे शहरों में जो लोग रहते हैं उनकी ज़रूरतें बड़ी सीमित होती हैं, तो कम में भी काम चल जाता है। तो बड़े शहरों में रहने वाले जो मेट्रोज में रह रहे हैं, उनके एम्बिशंस बड़े हैं क्योंकि उनके टारगेट बड़े हैं। मैंने ऐसा नहीं फील किया सर। मैंने उल्टा ऐसा फील किया कि छोटे शहर वालों के एम्बिशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब डिजिटल युग है सर। यहाँ कुछ भी अभी छुपा हुआ नहीं है, तो लोगों को सब कुछ मालूम है। उल्टा आप बड़े शहरों में जो लोग हैं उसको ज़्यादा डिप्रेस पाओगे, और छोटे शहरों में डिप्रेस नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसका विलिंगनेस हाई होगा। ऐसा होता है। मे भी होता हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जो आवश्यकताएं हैं वो आपको काम करने के लिए प्रेरित करती हैं, वो भी बहुत हद तक आपको मोटिवेटेड रखती हैं। आवश्यकता आपको मजबूर कर सकती है, मोटिवेट नहीं कर सकती है। कोई चीज़ आपको ट्रिगर करेगी, वो मोटिवेट करेगी। आवश्यकताएं आपको मजबूर कर सकती मजबूर करेगी, क्योंकि वो तो आवश्यकता है।
कैसे भी करके करनी पड़ेगी, तो वो कुछ भी करने के लिए मजबूर करेगी, वो कभी मोटिवेट नहीं करेगी। मोटिवेट नहीं नहीं करेगी। करेगी। मे भी आप कह रहे हैं तो आप, ये मेरा मानना है, मैं बोल रहा हूँ वही भागवत मुझे गीता, ऐसा ऐसा नहीं हो लगता है सकता। कि मुझे लगता है कि कोई चीज जब आप आपकी लाइफ में एक एम गोल सेट करते हैं तो गोल अचीव करना आपको मोटिवेट कर सकता है। आई थिंक एग्जैक्टली। तो जब गोल, सर आवश्यकता और गोल में अंतर क्या है? कितना महत्वपूर्ण है इंसान के जीवन में गोल? ऑक्सीजन से ज्यादा, ऑक्सीजन से ज्यादा ज्यादा। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास गोल नहीं है और ऑक्सीजन मिल रहा है, तो वो बेकार का ऑक्सीजन आप कंज्यूम कर रहे हो, और आपके लिए भी टाइम पास हो रहा है, और आपके द्वारा जमाने में भी कुछ होने वाला नहीं है, तो वहां पे भी टाइम पास हो रहा है। लेकिन अगर गोल सेट होगा, उसके बाद आप ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपके लाइफ में भी बहुत शानदार होगा, और आपकी वजह से जमाने को बहुत मैंने कुछ कहीं मिलेगा। पे पढ़ा था कि बिना गोल का व्यक्ति और बिना ब्रेक की कार एक समान होती है, हर जगह ठुकती रहती है। तो ज़्यादातर जो परेशानियों में लोग रहते हैं, उनसे पूछिए कि आपका कोई गोल है, तो वो गोल गोल घूम जाएंगे, लेकिन उनके पास कोई गोल नहीं होता। आई थिंक सेल्फ मोटिवेटेड होने का एक बहुत बड़ा रीज़न गोल होता है। जिसके पास पर्पस बन गया ना सर, जिसके पास गोल हो गया, जिसके पास जीवन में करना क्या है वो क्लियर हो गया, वो वही तो उसका सबसे बड़ा मोटिवेशन है। उससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है? बहुत बार गोल तो सभी के होते हैं कि हम ये अचीव करें, लेकिन ड्यू टू सर्कमस्टांसेस वो नहीं अचीव कर पाते हैं, तो एक डिसअपॉइंटिंग नेचर डेवलप होता है इंसान का, और वो जो चीज़ कर रहा होता है, जिस चीज़ में वो गोल बनाता है, उस चीज़ के लिए उसके ख्यालात चेंज होने लग जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उसको क्या करना चाहिए? वो क्या प्रैक्टिस वो अडॉप्ट करे जिससे उसका गोल जो है वो उसकी आंखों के सामने रहे और उसको अचीव करने के लिए कमिटेड रहे? देखो सर, ड्रीम एंड गोल्ड, ये दो जो वर्ड है ना, उसमें बड़ा अंतर है। ड्रीम है आपकी ख्वाहिश, गोल है उसमें आपने इमोशन का तड़का लगाया। जब तक इमोशन मिक्सर नहीं हुआ, वो गोल बना ही नहीं। आप बोलने के लिए कुछ भी बोल दो, ठीक है। आपका ड्रीम और गोल में बड़ा अंतर है। ड्रीम है आपको क्या चाहिए, आपका मन क्या कहता है, वो ड्रीम है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बड़े लोग गलती कर रहे हैं, कई सारे लोग गलती कर रहे हैं। जब तक आप इमोशनल अटैचमेंट नहीं करेंगे, मान लो मुझे एक कार चाहिए, पर्टिकुलर मुझे मर्सिडीज चाहिए, मान लो मर्सिडीज चाहिए, ये मेरा ड्रीम है। अब ये मर्सिडीज चाहिए, वो ड्रीम है, लेकिन वो गोल में कब कन्वर्ट होगा? जब इसमें इमोशन का तड़का लगेगा। इमोशन का तड़का मतलब मर्सिडीज आई तो मुझे ऐसे कौन से 10, 20, 50 बेनिफिट होंगे, वो आपके पास लिस्ट जब होगा, तब आपका इमोशनल अटैचमेंट उस मर्सिडीज के साथ बन जाएगा। जैसे सपोज कोई, मैं एक और खत्म कर लेता हूँ। सेम वे, अगर ये मर्सिडीज नहीं आई तो 10, 20, 50 नुकसान क्या है, उसका जब आप लिस्ट बनाओगे, तब पहली बार आपके रोम रोम में, भावनाओं में मर्सिडीज घुसेगी। और ये दो लिस्ट बनाए बिना आप खाली मर्सिडीज मर्सिडीज करोगे, भावना मिक्सर पूरी। आपने भी कोई गोल अपने लिए भी बनाया होगा? मैं इसको खत्म करता हूँ। हाँ। क्योंकि ये मैक्सिमम लोग इसमें ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ये जब कर लेंगे ना सर, ये इमोशनल अटैचमेंट ड्रीम के साथ सॉलिड हो गया। अब वो मर्सिडीज आनी है, उसमें कितनी भी बाधाएं आने दो, 2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसको कोई रोक नहीं सकता। वहाँ डिप्रेशन नहीं आ सकता, वहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। आपने जो बात की ना इमोशनल अटैचमेंट की, आपका अपना, मैं जानना चाहूंगा कि आपका अपना व्यक्तिगत गोल क्या है? मेरा अभी आज के बारे में मुझे पूछो तो मेरा एक ही गोल है सर, कि 12 साल के ऊपर के हर इंसान को भारत में, बाद में पूरे संसार में रिसोर्सफुल बनाऊं। सुपर्ब। तो इसके ऊपर जो आपने एक चीज बोली, आपने बोली कि गोल के साथ में इमोशंस का कनेक्ट होना। परफेक्ट। अभी बहुत बारी क्या होता है, जब हम लोग ट्रेनिंग में होते हैं या ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो हम लोग जयकारे लगवा देते हैं, लेकिन लोग उस थॉट प्रोसेस के साथ कितनी देर रहते हैं? इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा तो 2 दिन के बाद सब हवा हवा हो जाएगा। 2 दिन के बाद तो इमोशनल अटैचमेंट कैसे कनेक्ट करें? उसमें आपको एक चीज पकड़ो कि सपोज मर्सिडीज बेंच, सपोज वैगन आर, सपोज एक 2 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट, व्हाटएवर, आपको जो एक ड्रीम पकड़ो, उस ड्रीम को ध्यान में रखते हुए आप बेनिफिट का लिस्ट बनाओ।
कि ये गोल मैंने अचीव कर लिया तो मेरा बेनिफिट क्या है। 1 2 3 4 5 10 20 30 जितने ज़्यादा लंबा लिस्ट हो जाएगा उतना वो सॉलिडिटी होता जाएगा। और सेम वे अगर ये गोल नहीं हुआ तो मेरा नुकसान क्या है। तो 1 2 3 जैसे वो नुकसान का लिस्ट बढ़ा, ये नुकसान और नफ़े का लिस्ट जब बड़ा होगा ना सर, आपके रोम रोम में वो ड्रीम बस जाएगा। अब किसी के माई के लाल की मजाल नहीं है, वो आप वहाँ से आप होप सो कि ऐसा हो। मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि जैसे सपोज आप मीटिंग्स में मोटिवेशन जो होता है ना, वो गुब्बारे फुलाने के जैसा होता है, और जब तक वो बंदे गुब्बारे के जैसे फूल के घर जाते हैं, उसके बाद धीमे धीमे 2-3 दिन बाद वैसा ही होता है जैसा एक गुब्बारे का हाल होता है। बेड के नीचे, कहीं सोफे के नीचे पड़ा होता है, पुचका बना हुआ। और आपने कहा ना इमोशनल कनेक्ट करना, तो मस्त है कि सर अगर मैं आप तो मैं इमोशनल कनेक्ट करेंगे तो मे बी जो आपने गोल डिसाइड किया है उसमें आप उसको कंटिन्यू अपने थॉट प्रोसेस में रह सकें। सर वो जो इमोशनल कनेक्ट करोगे ना, वो थॉट प्रोसेस का मुद्दा बहुत छोटी बात हो गई। इमोशनल कनेक्ट करोगे ना सर, आपकी भूख प्यास, आपका थकान कहीं दिखेगा नहीं आपको। आप देखो बाबा रामदेव को थकान क्यों नहीं आती है, नरेंद्र मोदी को क्यों थकान नहीं आती। मैं को ये मत समझो कि मैं बाबा रामदेव का फ़ैन हूँ या मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूँ। मैं तो साइंस का फ़ैन हूँ, और जो साइंस को अप्लाई कर रहा है ना ज़माने में, उसका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो उसकी थकान गायब हो जाती है। सर आप 10 दिन ट्रैवल करिए, आपको मालूम पड़ेगा आपको 2 दिन और एक्स्ट्रा आराम चाहिए। मोदी का आप ट्रैवल प्लान देखिए, उसको आराम कब मिल रहा है, तो फिर भी वो थकान कहाँ जा रही है। जब आपका इमोशनल जितना ड्रीम के साथ सॉलिडिटी होगा ना सर, उतना आपका भूख प्यास थकान गायब हो जाएगा। वो इमोशनल अटैचमेंट तो बहुत छोटी बात हो जाएगी। आप बहुत सारी कंपनीज को ट्रेनिंग दे करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में आप ट्रेनिंग करते हो, कॉलेजेस में मैंने आपको देखा, स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को ट्रेन करते हो, और आप डायरेक्ट सेलर्स को भी ट्रेन करते हो। मैं इन्हीं तीनों को लेके मेरा एक क्वेश्चन आपसे बन रहा है मेरे दिमाग में कि आज के समय में बच्चों में एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, एक अग्रेशन भी बच्चों के अंदर ज़्यादा डेवलप हो रहा है। साथ में उस बच्चों में एक बात, जब बच्चों से बातचीत करो तो उनमें कहीं ना कहीं एक फियर फैक्टर भी है, डिप्रेशन भी है। तो ऐसी चीज़ें बच्चों के अंदर क्यों डेवलप हो रही, क्या रीज़न है? पेरेंटिंग कोई इशू है या एजुकेशन कोई इशू है? किस तरीके के क्या कारण हो सकते हैं जो बच्चों में इस तरीके की भावना पैदा हो रही है? देखो पेरेंटिंग एक इश्यू है भारत में। पुराना भारत, आज का भारत बिल्कुल डिफरेंट है। जब हमारे जॉइंट फैमिली होते थे उस समय का पेरेंटिंग बिल्कुल डिफरेंट था, आज का पेरेंटिंग बिल्कुल डिफरेंट है। किसी को एक बच्चा है उसका पेरेंटिंग डिफरेंट है, 2 बच्चे हैं उसका पेरेंटिंग बहुत डिफरेंट है, 2 भाई बहन है उसका पेरेंटिंग डिफरेंट है, 2 बहन है उसका डिफरेंट है, 2 भाई है उसका डिफरेंट है, सिंगल चाइल्ड का अलग है। तो उतना भर में सिर्फ इतना होना ही पेरेंटिंग का डिफरेंस कर देता है। उसके बाद जो करने वाले का रोल आता है, तो पेरेंटिंग को तो बड़ा रोल है। दूसरा रोल है, आज हम जिस आपाधापी में चल रहे हैं ना सर, मेरा मशीन सुपर्ब की तेरा मशीन उस वाला, इसको इंसान ना गिनते हुए मशीन गिनने लगे। बच्चों को हम मशीन गिनने लगे कि भाई 90% आया, 92 नहीं आया, लास्ट बार तो 92 आया, इस बार 2 कम। भाई 2 कम आया क्या फर्क पड़ा, उससे कौन सा कोई बड़ा रॉकेट साइंस होने वाला है। तो लोगों ने चीजों की महत्ता को बदल लिया है। दूसरा, लोगों ने डिजाइन करके जीना होगा। अगर उसी बच्चे को आप एक लाइफ को डिजाइन करवाए कि भाई ये तेरी आज की उम्र है और आज का ये तेरा स्टैंडर्ड है, एक बड़ा सा ड्राइंग शीट लेके उसमें सेंटर में एक सुंदर सा उसका फोटो चिपका के आज 2025 में उसकी एज इट इज कंडीशन को डालते हुए 26, 27, 28 ऐसे 50 साल का रोड मैप तो बनाओ बेटे के साथ बैठ के, बिना लॉजिक लगाए, केवल दिल की आवाज़ सुनते हुए। फिर देखिएगा बच्चे का जो डिज़ाइन किया हुआ वो जो लाइफ बनेगा ना, वो लाइफ उसकी एनर्जी को एक जगह फोकस कर देगा। और जब एनर्जी फोकस हो जाएगी ना, तो उसके लिए लाइफ एक एंजॉयबल प्रोसेस हो जाएगी। अब ये सारे जो आपने जो सवाल पूछे ना, वो उसका कारण है एनर्जी कहीं फोकस नहीं है। लाइफ में करना क्या है उसका कोई एक्साइटमेंट नहीं है, वो हो गया तो उसको क्या मजा आएगा उसका भी कोई बेनिफिट मालूम नहीं है। तो फिर जैसे चल रहा है वैसे चल। सर अभी मेरा सवाल है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस
कि बहुत सारी ट्रेनिंग्स आप करते हो, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आप कैसे डिफाइन करते हो? व्हाट इज द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एज पर यू? अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या मानता हूँ? जी हाँ। मेरे लिए बहुत सिंपल लाइन है, पैसा दिया उसका सामान मिला, काम किया तो पैसा मिला, ये डायरेक्ट सेलिंग का मेरा डेफिनेशन है। पैसा दिया, सामान मिला। पैसा जो जितना रुपया मैंने दिया उतने बदले में मुझे जो चाहिए था सामान मिल गया। अब मैंने काम किया तो पैसा मिला, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। ये डायरेक्ट सेलिंग मेरे हिसाब से इज वेरी सिंपल। वेरी सिंपल। और क्या लगता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जो फ्यूचर है वो भारत में आपको कैसा दिख रहा है? पूरे संसार में डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर ही फ्यूचर है। उसका रीज़न ये है कि किसी देश की कोई गवर्नमेंट में वो ताकत नहीं है कि हर एक को एम्प्लॉयमेंट दे पाए, और किसी कॉरपोरेट की वो ताकत नहीं है कि हर एक किसी को काम दे पाए। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है कि जहाँ पे हर किसी को काम दिया जा सकता है। अब इन टर्म्स ऑफ इंडिया, भारत के टर्म्स में आज की गवर्नमेंट बोलती है आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत कैसे होगा? हर एक अपने बलबूते पे खड़ा कैसे रहेगा? उसको कोई काम चाहिए, तो और कौन है जो हर एक को काम देगा? ये एक ही उद्योग है, डायरेक्ट सेलिंग उद्योग, जो हर एक को काम आपकी बात बिल्कुल सही है और हम लोग भी यही बात लोगों को समझाते हैं, लेकिन आज भी भारतवर्ष के अंदर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के साथ में लोगों का जुड़ना, वो फीलिंग नहीं है उनके अंदर, या कह सकते हैं कि वो अप्रोच नहीं है, वो थॉट प्रोसेस नहीं। आज भी इस बिजनेस को लोग लास्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, या कहें किसी भी प्रायोरिटी पे नहीं रखते। अगर कोई बंदा कुछ हो गया, सक्षम हो गया, कहीं जॉब में, तो उसको लगता है अरे बड़ा छोटा काम है। ये मेंटालिटी कैसे? देखो, इसमें दो बातें हैं। इसमें पूरी तरह सच्चाई नहीं है और इसको मैं डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ। आपकी बातों को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। उसमें 100% सच्चाई नहीं है। अब पहली बात एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उसका क्या जवाब है? तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उसका जवाब ये है कि भाई लोगों तक, जनता तक सही मायने में डायरेक्ट सेलिंग उद्योग का इंफॉर्मेशन पहुंचा ही नहीं है, बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर। आप मैं मेरी पूरी जिंदगी में जितनी भी मैंने ट्रेनिंग करी, वहाँ पे मैं स्टेज से पूछता हूँ मुझे डायरेक्ट सेलिंग का डेफिनेशन बताओ। आज तक मैक्सिमम लोग वो सटीक डेफिनेशन तक नहीं बता पाए। इसका मतलब लोगों में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिसरप्ट हुई है, सही इन्फॉर्मेशन गई नहीं है। मेरे हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है बाहर की दुनिया में लाखों करोड़ों रुपया डाल के 12 घंटा काम करके जो प्रॉफिट गेन किया जा सकता है, वही प्रॉफिट यहाँ बिना इन्वेस्टमेंट जब मर्जी काम करके किया जा सकता है। ये उसका सही डेफिनेशन है। इतना डिटेल में जब आप लोगों को समझाएंगे तो चीज़ें बदलेगी, और बदल रही है। अब आपकी बात को मैं पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। उसका जवाब, अभी देहरादून में मैंने लास्ट मंथ ट्रेनिंग की, जहाँ पे सारे यूथ थे, सारे के सारे यूथ थे। 300-400 लोगों का प्रोग्राम था, और सारे मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनी में इंडिया में काम करने वाले लोग थे। तो उनका नज़रिया अलग था। तो दोनों थे, लोग आ भी रहे हैं, और क्योंकि 29 साल हो गया है भारत में, तो 29 साल में कोई भी इंफॉर्मेशन जब मार्केट में जाएगी तो उसका पॉजिटिव फीडबैक भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा। ऑब्वियस है कि भारत एक अनडेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, विकसित राष्ट्र नहीं है। एजुकेशन का अभी भी आप इंटरनेट में जाओ तो काफ़ी अभाव है। तो 29 साल में कई चीज़ इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट तरीके से लिया गया है, उसकी वजह से नेगेटिव फीडबैक ज़्यादा है। डायरेक्ट सेलिंग में जो आपने भी बात करी कि यूथ का के साथ आपका इंटरेक्शन अभी हुआ लास्ट इवेंट में आपके देहरादून में, यूथ को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को किस तरीके से लेना चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस उन यंगस्टर्स के लिए किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है? देखो, मैं हर एक को कहता हूँ, आप पढ़ाई को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिए, पढ़ाई को जब दबा के करिए, और नेटवर्क मार्केटिंग को सबसे सुनहरे अवसर के रूप में देखिए। आने वाले फ्यूचर में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, उस ऑप्शन में सबसे सुनहरा ऑप्शन होगा, उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग। मैं हर एक युवा, छोड़ो ना, मैं हर एक इंसान को वो कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन को टेलर मेक करना चाहते हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग को सही तरह से समझिए कि एग्जैक्टली ये उद्योग का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर उसमें इस खोपड़ी को क्लियर करके 5 साल इधर उधर देखे बिना लगा लीजिए। मेरी गारंटी है आपको अफसोस नहीं होगा। अफसोस छोड़िए,
आपको प्राउड होगा, उस लेवल का 5 साल का आपका गेन होगा। अच्छा, बिल्कुल आपकी बात सही है। एज ए मोटिवेशनल स्पीकर आप इस चेयर पे ये बैठे हुए हैं रियल बात, इसमें और आप मोटिवेशन की लोगों बात नहीं कर को रहा हूँ। मोटिवेट कर रहे हैं, और मैं भी मोटिवेटर हूँ, मैं भी लोगों को इंस्पायर करता हूँ। 5 साल सपोज ज्वाइन करने मात्र से क्या उसकी जिंदगी बदलेगी? मैंने यहाँ जब आंसर दिया ना सर, वहाँ पे ये बोला था, यहाँ मैंने हाथ रखा था कि आप अपनी खोपड़ी को पहले क्लियर कर लीजिए। उसने कहा सर मैंने ज्वाइन कर लिया, अब उसको एटलीस्ट उसको स्किल्ड करना होगा। क्या करे वो उन 5 सालों में? उसकी थॉट प्रोसेस क्या हो, उसकी गोल सेटिंग कैसी होनी चाहिए, उसके डूज कैसे होने चाहिए, क्या वो करे? देखो पहली बात, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी आए ना, उसको पहला नंबर वो पार्ट टाइम आना चाहिए, फुल टाइम आना नहीं चाहिए। पहला मुद्दा part-time। मतलब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आप पार्ट टाइम बिजनेस कहते हैं? नहीं, शुरू करने के लिए पार्ट टाइम करना चाहिए। इनिशियल पार्ट टाइम। इसको शुरू करिए तो पार्ट टाइम। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी आ रहा है वो 18 साल के ऊपर का आ रहा है, और 18 साल के ऊपर का इंसान का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है, वो चीजें किसी की 100% मानता नहीं है। वो ऊट पटांग काम करता है, वो अपने ही चलाता है, और जब अपने ही चलाएंगे और फुल टाइम करेंगे तो बंदे की मौत हो जाएगी। मैं केवल उसी संदर्भ में बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग को आप पार्ट टाइम में शुरू करिए, आप कुछ और करते करते करिए ताकि आप मारे ना जाए, और 4-6 महीने में आपको ठोकर लगते लगते समझ में आ जाए कि हाँ मेरी बुद्धि कम चलेगी, सिस्टम की बुद्धि ज़्यादा चलेगी, वो समझ में आ जाए। फिर वहाँ आपकी इनकम का फ्लो बढ़ता जाएगा, फिर वो परिस्थिति आएगी कि आप अपने आप फुल टाइमर हो जाओगे। मेरा ये जवाब है। इतनी सारी ट्रेनिंग्स करते हो और बहुत सारी कंपनीज में ट्रेनिंग की, आपने भी बताया 1700 ट्रेनिंग अब तक आप 1700 कॉर्पोरेट में 25,000 से ज्यादा ट्रेनिंग कर चुका हूँ। 1700 कॉर्पोरेट में 25,000 से ज़्यादा ट्रेनिंग कर चुके हैं, यानी कि एक साल में 365 दिन होते हैं। अगर 25,000 को डिवाइड करें तो बहुत साल हो जाएंगे। 17 साल हो गया। तो मैं वो जो सिस्टम की आपने बात की ना, आई वॉन्ट टू नो अबाउट द सिस्टम। एक पर्सन जो आज आपको सुन रहा है, ही इज डायरेक्ट सेलर, और वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अपना करियर बनाना चाहता है। तो जो आपने सिस्टम बताया, कैन आप थोड़ा सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हो? व्हाट इज द सिस्टम? मैं वही बोल रहा हूँ कि उसको पार्ट टाइम से शुरू करना होगा। हाँ, पार्ट टाइम से शुरू इसलिए करना होगा कि वो लिसनिंग मोड में नहीं होता है। कोई भी बंदा 18 साल के ऊपर का लिसनिंग मोड में नहीं होता। यानी कि पहला ये है कि हमें जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम आए तो सबसे पहले हमें लिसनिंग मोड में जाना होना चाहिए। लेकिन वो एडवाइस से, देखो मुझे इस जमाने से सबसे बड़ी कंप्लेन तो यही है, जमाना एडवाइस से चलना चाहता है। एडवाइस कोई लेता नहीं है, देता सब है। तो आप बोलेंगे कि भाई आप सबको लिसनर मोड में रहना है, लेकिन रहेंगे नहीं लोग, क्योंकि लोग 80 बिलियन न्यूरॉन्स के बने हुए पिक्चर ड्रिवन होते हैं। तो पिक्चर तो बना नहीं है, तो कैसे लिसनिंग मोड में होगा? तो होगा नहीं। तो होगा नहीं, तब एक ही ऑप्शन बचता है कि भाई लिसनिंग मोड में हो ही नहीं, तो आप पार्ट टाइम से शुरू करो ताकि आपके मारे ना जाओ। संसार की सबसे पावरफुल अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो जाए। अगर आप डायरेक्टली फुल टाइमर आओगे, कुछ मानोगे नहीं, सुनोगे नहीं, अपलाइन की मानोगे नहीं, सिस्टम अपनी मर्जी से चलाओगे, 6 महीने साल भर में बंटाधार करोगे और फिर इंडस्ट्री को गाली दोगे। तो पहला तो ये पार्ट टाइमर आना पड़ेगा, इसलिए आना पड़ेगा कि आप कुछ सुनने लायक हो जाओ। दूसरा आप नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम फिक्स करो कि भाई आपका नेटवर्क मार्केटिंग टाइम क्या है। इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखो, जो भी पार्ट टाइमर है, फुल टाइमर है, उसके लिए कोई टाइम का शेड्यूल कहाँ है कि मेरा नेटवर्क टाइम कौन सा है। नौकरी कर रहा है, उसके लिए 8 घंटे का 10 घंटे का जॉब टाइम है, वो फिंगरप्रिंट पे चलता है, 1 सेकंड ऊपर नहीं चलेगा। दुकान खोल रहा है, वो टाइम पे दुकान खोलेगा। क्यों नहीं खोलेगा? तो बाकी दुकान वाले उसका बिजनेस खा जाएंगे। वहाँ पे डिसिप्लिन है, यहाँ पे डिसिप्लिन कहाँ है? तो जब आप शुरू करते हो, आप डेली 2 घंटे वंडरफुल, 1 घंटे वंडरफुल, 4 घंटे आपकी मर्जी, बट आप तय करिए कि डेली कितना घंटा काम करेंगे। डन, ये तय करिए। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है सर, 29 साल में मैंने उंगली से गिनूं उतने लोग ही देखे हैं जो डेली डिसाइडेड टाइम से नेटवर्क करते हैं। तो डिसाइडेड टाइम से नेटवर्क करना होगा। अब बातें आएगी कि भाई लिस्ट करना है, इनविटेशन करना है, प्लान, वो बेसिक काम है जो नेटवर्क में भारत में 29 साल में हजारों लीडर क्रिएट हो चुके, वो सिखाएंगे, वो मेरा काम थोड़ी है। मुझे नहीं मालूम कि सोशल मीडिया के इस दौर में आपको कौन सुन रहा है। हो सकता है एक 80 साल का बुजुर्ग सुन रहा हो, या हो सकता है एक 18 साल का बच्चा सुन रहा हो, या 12 साल का भी सुन रहा हो सकता है। तो ये वीडियो हम एज्यूम नहीं कर सकते कि ये कहाँ तक पहुँच सकता है, इसकी रीच इनफाइनाइट है।
तो मेरा बेसिक रूट लेवल कॉज जो आपने बोला कि फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट विथ पार्ट टाइम, देन डिसिप्लिन रहे, अपने काम के घंटे तय करिए और एक अच्छी सी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाइए, इनवाइट करिए लोगों को मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स में, साथ में उनको बिजनेस प्लान और आपके प्रोडक्ट बताइए। दिस इज द डायरेक्ट सेलिंग। एक पॉइंट और आता है एजुकेशन। सपोज किसी ने 40 साल की एज में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इंटर करता और उसको पता ही नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या होता है, तो एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट एज पर यू। जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में जाएगा ना सर, वो जिस भी कंपनी में जाएगा वहाँ एक बना बनाया इनिशियल सिस्टम होता है, जहाँ पे बेसिक लेवल की चीज़ वहाँ पे डेली सिखाने के लिए एक सिस्टम बनी है। और मैं चाहता हूँ कि जो भी बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में जाए वो बेसिक सिस्टम वो अपनी कंपनी से सीखे, किसी और से ना सीखे। क्यों? क्योंकि कोई हर एक जगह पे एक पैटर्न है ना, तो वो डुप्लीकेबल हो जाएगा। मेरे जैसे हेरे गेरे नत्थु खेरे से वो क्यों सीखेगा? क्यों सीखना भी चाहिए? क्योंकि वहाँ पे उनके अपलाइन है। मैं आज भी हमेशा बोलता हूँ कि मेरी कोई भी बात को आप अपने अपलाइन से क्रॉस चेक करिए। मेरे से ज़्यादा वो आपके प्रति जिम्मेदार हैं। मैं बोलते समय उतना जिम्मेदार नहीं हूँ कि आप उसको कैसे सुनोगे, लेकिन आपका अपलाइन आपके पेरेंट्स की इक्विवेलेंट है। वो आपको हर बात को आपकी हर कदम पे आपकी रक्षा करेगा। तो वहाँ पे वो सिस्टम है, तो वो चीज़ें अपने आप चलेगी। अब एजुकेशन नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसको मैं प्रोडक्ट का बिजनेस में नंबर 2 बोलता हूँ। पहले नंबर पे ये पीपल का बिजनेस है। प्रोडक्ट, खाली किसी को प्रोडक्ट चाहिए तो 500 अवेलेबल प्लेसेस है जहाँ पे मिल जाएंगे। ट्रू। लेकिन जिसको प्रोडक्ट के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो लोग नेटवर्क में आते हैं। तो नेटवर्क में जब आएंगे तो यहाँ मैं लेमैन की तरह पूछता हूँ कि सर आप रोड पे निकल जाओ और किसी को पूछो घुटने का प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको 50-50 आंसर मिल सकता है, हाँ भी मिलेगा, ना भी मिलेगा। लेकिन आप रोड पे निकल जाइए और उसको पूछिए कि सर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, 1 भी रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं है, जब मर्जी काम करना है, जितना काम उतना पैसा मिलेगा, करना सुनना चाहोगे, आपको वहाँ जवाब ज़्यादा हाँ मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये पीपल बिजनेस है। तो जब पीपल बिजनेस है तो यहाँ एजुकेशन इज मस्ट। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैक्सिमम कंपनीज अपने अपने लेवल पे एक इनिशियल सिस्टम बनाती है और वो ज़रूरी है। यानी कि आपका कहना है कि एजुकेशन सिस्टम जो कंपनी का है वो फॉलो करें। एक बेसिक एक यूनिफॉर्मिटी होती है। जैसे सपोज सभी कंपनियां अपनी कार बनाती है, कार के मॉडल में चेंज हो सकता है, लेकिन यूनिफॉर्मिटी है कि सब में 4 पहिए हैं, स्टीयरिंग व्हील है, ब्रेक है, क्लच है, एक्सीलेटर है। तो एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज इम्पॉर्टेंट, कि वो उसको हर किसी को फॉलो करना ज़रूरी है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए। मैं भी 24 सालों से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हूँ और इन 24 सालों में बहुत से लोग आए और गए। लोगों में चेंज बहुत मुश्किल होता है और पॉजिटिव चेंज तो और ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बहुत बारी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि लोग स्वयं पे दोषारोपण करने के बजाय कंपनी पे या सीनियर पे, भाग्य पे दोषारोपण कर लेते हैं, लेकिन खुद पे दोषारोपण नहीं करते। इसीलिए यू आर रेनॉन्ड ट्रेनर और इतने सारे आप प्रेजेंटेशंस करते हो। दैट्स वाई मैं चाहता था कि मैसेज आपके ज़रिए लोगों तक जाए और मुझे उम्मीद है कि आपने जो मैसेज दिया लोग पसंद करेंगे। एक चीज़ बहुत और इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट सेलिंग को 96 में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जैसा मैंने सुना इंट्रोड्यूस हुआ। आज भी ये बिजनेस अपनी पहचान, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अपनी पहचान देश में बनाने के लिए काम कर रहा है और बहुत अच्छी कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली है। बहुत सारे लोग मीम्स बनाते हैं, मजाक बनाते हैं, मैं डायरेक्ट सेलर हूँ, आई एम रनिंग कंपनी, फिर भी मुझे भी लोग भेज देते हैं कि देखो डायरेक्ट सेलिंग में किस तरीके से मजाक बना के लोगों का मजाक बनाया जा रहा है। What you want to say about those people, जो लोग हैं जो इस तरीके की निगेटिव थॉट्स या एक डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक सही पिक्चर नहीं रखते हैं, उसका क्या कारण है? हम ही जिम्मेदार है। 29 साल में हमने जो काम किया, नेटवर्क मार्केटिंग के इनसाइड वाले लोगों ने जिस तरीके से काम किया, उस तरीके में इश्यू है। अब किसी ने भी जानबूझ के तो कोई गलती करेगा नहीं, अनजाने में गलतियां होंगी। 29 साल में लोगों ने गलतियां की और गलतियों में मिसकमिटमेंट थे। वो मिसकमिट करते समय उसको भी नहीं मालूम था कि इसको मिसकमिटमेंट कहते हैं। उनको लगा हाँ मुझे आना है, 2 लोगों को लाना है, इसमें क्या है, कोई भी वो कर लेगा।
तो वो समझ के आया था, वैसा ही नीचे बताया, तो उसी का मीम्स बन रहा है। तो मीम्स का विरोध क्यों करे, उसको एक्सेप्ट करे कि हाँ भाई पहले होता था, 9 सितंबर 2016 से पहले ऐसा ज़्यादा हुआ है, अब कम हो रहा है, एक्सेप्ट करो तो मीम्स की हवा निकल जाएगी। आज भी जो फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां, उनका ज़्यादा बोलबाला है। इवन जो एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं उनको नहीं, ज़्यादा बड़ा ऐसा स्ट्रगल देखो, है। मेरा ये नहीं मानना है कि कोई बोलबाला है या नहीं है। दूसरा, बाकी के बिजनेस को रिकॉग्निशन मिल रहा है और नेटवर्क मार्केटिंग को रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, ये भी सही नहीं है। बाकी के बिजनेस को वैलिडिटी मिल रही है, यहाँ वैलिडिटी नहीं है। रिकॉग्निशन तो कहाँ है? कोई बंदा 15,000 में नौकरी कर रहा है, वहाँ रिकॉग्निशन क्या है? बस वो आइडेंटिटी मिली है कि भाई हाँ ये किया जा सकता है, समाज इसके विरोध में नहीं है, तो एक आइडेंटिटी है। रिकॉग्निशन कहाँ है? यहाँ वो आइडेंटिटी नहीं मिली है कि भाई इसको भी एक काम के तौर पे किया जाएगा, तो इसको समय लगेगा, थोड़े समय में मिलेगा एक सार्वत्रिक स्वीकृति। आज अभी आपने बात की थी आत्मनिर्भर भारत की। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते आत्मनिर्भर भारत, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, विमेन एम्पावरमेंट, मेड इन इंडिया एंड सो मेनी गवर्नमेंट स्कीम्स, जो भी कल्याण कार्य के लिए या लोगों को के विकास के लिए भारत सरकार चला रही है। एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वो सारे के सारे काम फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकार के लिए करती है। ऐसी परिस्थितियों में भी लोग जानते हैं कि जो जब लोगों को समझाया जाता है, लोग जानते भी हैं, लेकिन लोग उसके बावजूद मानते नहीं। देखियो, कोई भी चीज मानी कब जाएगी? जब इसको मास इफेक्ट होगा। जब कोई भी चीज को वैलिडिटी कब मिलेगी? जब मास इफेक्ट होगा। बैंकिंग सेक्टर, आप शेयर बाजार, इंश्योरेंस, वो भी काफी सालों बाद रिकॉग्निशन में आए हैं। पहले उसको भी वो उस छोटे लेवल पे ही काम होता था। तो कोई भी चीज जब रिकॉग्नाइज तब होगी, मान्यता प्राप्त तब होगी जब मास इफेक्ट होगा। और मेरे हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग मास इफेक्ट की ओर ही जा रही है। इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इस समय जो भी व्यक्ति आएगा उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 110%। देखो, कोई भी चीज, मैं सीधा बोलता हूं भाई, कुछ भी चल रहा है तो उसमें कुछ तो वैलिडिटी होगा, वरना चल ही नहीं सकता। कितना लंबा चलेगा? जब 29 साल में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आई, 9 सितंबर 2016 से पहले गवर्नमेंट की ओर से कुछ भी नहीं था, फिर भी चला। 9 सितंबर के बाद गवर्नमेंट ने कुछ रोड मैप दिया और स्मूथ हुआ। 29 दिसंबर 2021 को वापस गवर्नमेंट ने एक और अमेंडमेंट दिया, चीजें और स्मूथ हो रही है। लास्ट मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कुछ ऐसा मूल मंत्र श्रोताओं को, जो आपको डायरेक्ट सेलर्स हैं, जो देश में कुछ करना चाहते हैं, यंगस्टर्स हैं, ओवरऑल एक मैसेज क्या जाना चाहिए आपकी तरफ से? ओवरऑल मैसेज पूरे 12 साल के ऊपर के हर इंसान को ये देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ अपनी लाइफ को डिज़ाइन करके जिए। आज हम सब का दुर्भाग्य है कि मोस्ट ऑफ द पीपल अनडिज़ाइन लाइफ जी रहे हैं, और अनडिज़ाइन लाइफ जीने की वजह से एनर्जी का फोर्स कभी वो सर्जित नहीं हो पा रहा है। आपकी एनर्जी एक जगह पे फोकस नहीं हो पा रही है। उस वजह से आपका ओरिजिनल पोटेंशियल जो है वो लोगों को दिख नहीं रहा है, आपको भी नहीं दिख रहा है। मैं चाहता हूँ हर एक इंसान आज मुझे सुनते हुए कम से कम एक बड़ी ड्राइंग शीट में, एक सेंटर में अपना शानदार पिक्चर लगाते हुए 2025 से साल में आज का एक्चुअल स्थिति को लिखते हुए 2026 से लेके आने वाले 50 साल का एक रोड मैप बनाए। आप एक्चुअली चाहते क्या हो? जब ये चाहत का रोड मैप बनने मात्र से आपकी एनर्जी फोकस हो जाएगी, कई सारी फिजूल चीज़ें आपकी लाइफ से अपने आप डिलीट हो जाएगी। वेरी नाइस सर, बहुत ही शानदार आपका मैसेज है, और मुझे आशा है कि जो भी लोग आपको सुन रहे हैं और सुनेंगे, आपकी बातों से निश्चित तौर पे वो इंस्पायर होंगे और अपनी लाइफ में एक चीज़ ज़रूर लेंगे, वो है डिसीजन। क्योंकि जब तक हम निर्णय नहीं लेते हैं तभी तक बाधा है। जिस दिन हम किसी भी कार्य को करने का संकल्प ले लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं, उसी दिन वो काम हमारे दिमाग में हो जाता है, बाकी का सारा काम प्रोसेस का है। तो विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितेश सर को सुनने के बाद आज आप लोगों के अंदर एक ऐसी आग जलेगी जो आपको निश्चित तौर पे इंस्पायर करेगी। थैंक यू सो मच आज यहाँ पे आने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और मुझे आशा है कि हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे और बहुत सारी बातें हमारी आपकी जारी रहेंगी। थैंक यू।